हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा सरोहा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एल्गी है, ऑसिलेटोरिया एल्गी। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं कहना चाहूँगी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन। हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज जब हम एल्गी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको सिस्टमैटिक पोजीशन या फिर आप क्लासिफिकेशन कह सकते हैं वो लिखा जाता है। सो हियर द फर्स्ट इज डिवीजन। सबसे पहले डिवीजन होता है। डिवीजन जो है साइनोफाइटा है, क्लास इज साइनोफाइसी, ऑर्डर नोस्ट्रोकेल्स, फैमिली ओस्ट्रिएसी एंड जीनस इज ऑसिलेटोरिया। हमेशा याद रखना है डिवीजन में जो होता है फाइटा से हम डिनोट करते हैं, जबकि जो क्लास है उसको हम फाइसी से डिनोट करते हैं, ऑर्डर को एल्स एंड फैमिली को ए सी ई ए ई एंड दिस इज जीनस। ठीक है, इसमें अब हम पढ़ेंगे इसके ऑक्यूरेंस के बारे में कि ये कहाँ कहाँ मिलती है। ये जो ऑसिलेटोरिया एल्गी है ये कहाँ मिलती है? हमें फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये ऑसिलेटोरिया एल्गी जो है हमको फ्रेश वाटर में मिलती है, सच एज इन रेनी वाटर पूल्स में, जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। सो इन रेनी वाटर पूल्स, इन पोन्ड्स मतलब तालाब में। सेकंड थर्ड जो है हमारा वो हो जाएगा लेक्स। और ये जो एल्गी होती है ये कई बार हमको पोल्यूटेड वाटर में भी मिलती है। सो पोल्यूटेड वाटर, ठीक है, ये चीज इसकी ऑक्यूरेंस है। ऑक्यूरेंस में फिर कई बार ये जो ऑसिलेटोरिया एल्गी जो होती है ये जो हमको है थिन लेयर में मिलती है, इन द बॉटम ऑफ द वाटर। जो पानी है उसके अंदर जो है बॉटम में ये वाली ऑसिलेटोरिया एल्गी मिलती है। क्या होता है, ये जो एल्गी है और थिन लेयर में मिलती है। ये जो एल्गी है कई बार जो होती है ये प्लैंक्टोनिक भी होती है। प्लैंक्टोनिक का मतलब क्या होता है? प्लैंक्टोनिक, इसकी कुछ स्पीसीज जो है प्लैंक्टोनिक है। प्लैंक्टोनिक का मतलब होता है जब कोई भी एल्गी आपकी पानी की सतह पर मिलती है उसको हम कहते हैं प्लैंक्टोनिक। मोस्टली जो होती है वो बेंटिक होती है। बेंटिक का मतलब होता है जब वो पानी के अंदर होती है। ठीक है, इसकी जो स्पीसीज है ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया जो जीनस है इसकी जो स्पीसीज है वो 150 स्पीसीज जो है अब तक ऑब्जर्व की जा चुकी है। 150 स्पीसीज आर ऑब्जर्व्ड। तो ये था हमारा ऑक्यूरेंस और सिस्टमैटिक पोजीशन या फिर क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। ऑसिलेटोरिया जो है उसके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसका थैलस कैसा है। थैलस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्लांट बॉडी जो होती है थैलॉइड होती है, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते वेज रूट स्टेम एंड लीव्स। जो थैलस स्ट्रक्चर है इसमें कहेंगे हम द फर्स्ट पॉइंट इज अनब्रांच फिलामेंट एल्गी। मतलब ये जो होते हैं फिलामेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है ये वाली एल्गी और अनब्रांच्ड होती है, उसमें कोई ब्रांच नहीं होती है, सिर्फ जो सिंपल है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है फिलामेंट फॉर्म में। फिलामेंट जो होगा आइदर अटैच होगा या फिर फ्री फ्लोटिंग होगा। अटैच और फ्री फ्लोटिंग से मतलब क्या है, अगर एल्गी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है वो एल्गी ये कई बार अटैच्ड भी होती है। फ्री फ्लोटिंग मतलब इसका मतलब होता है प्लैंक्टोनिक, मतलब पानी की सतह पर मिलती है। तो इट मे बी आइदर अटैच्ड और फ्री फ्लोटिंग। नेक्स्ट है जो फिलामेंट है वो पैरेलल रोज में अरेंज्ड होते हैं। ऐसे नहीं होता कि कहीं कोई इधर उधर, जो होते हैं पैरेलली एक दूसरे के अरेंज्ड होती है ऑसिलेटोरिया एल्गी। नेक्स्ट पॉइंट है जो इनका फ्री एंड है वो जो होता है या तो वो राउंड होता है या कॉन्वेक्स होता है। आगे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। जो उसकी एपिकल सेल्स होती है इट मे बी राउंड और कॉन्वेक्स।
एंड जो फिलामेंट है उसकी जो जितनी भी सेल्स है सभी जो है सेल्स जो है सिमिलर शेप और स्ट्रक्चर, जितनी भी सेल्स है सबकी स्ट्रक्चर जो एंड जो शेप है वो सिमिलर होता है पूरे फिलामेंट में। तो ये हमारे थायलस स्ट्रक्चर में डिफरेंट जो स्पीसीज है हमारी ऑसिलेटोरिया की वो है, जैसे ये जो फर्स्ट है ये है ऑसिलेटोरिया एनी, सेकंड है ऑसिलेटोरिया एक्यूमिनेटा, थर्ड है ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स एंड फोर्थ इज ऑसिलेटोरिया प्रोसिडिया। तो इसमें क्या है, जो एपिकल सेल है मैंने आपको बताया था, जो इसकी एपिकल सेल्स होती हैं वो या तो फिर राउंड होती हैं या फिर कॉन्वेक्स होती हैं। तो एपिकल सेल जो होती हैं आप देख सकते हैं अलग अलग शेप की है। यहाँ पे ये इस शेप में आके इसको क्या कहते हैं, कैलिप्ट्रा कहते हैं। नेक्स्ट बात है इसमें जो सेपरेशन डिस्क होती है, सेपरेशन डिस्क जो होती है वो किस वजह से होती है, सेपरेशन डिस्क जो है क्या होता है, जब भी फिलामेंट में एक या एक से ज़्यादा सेल्स जब डेड हो जाती हैं उसके वजह से क्या होगा, ये सेपरेशन डिस्क बनेगी और ये जो सेपरेशन डिस्क है इसमें ये जो सेल्स है ये म्यूसिलेज से भर जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फिर इसको हम कहते हैं नेक्रीडिया। अब हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है। अभी मैंने बताया था कि जितनी भी सेल्स होती हैं सबकी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, सिमिलर शेप होती है। फिर इसमें जो सेल को जब हमने डिवाइड किया, डिफ्रेंशिएट करा है हमने, उसको कहा है सेल वॉल में एंड प्रोटोप्लाज्म में। सेल वॉल जो है 3 लेयर की है बनी हुई, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर जो है वो म्यूसिलेज की बनी हुई है, जबकि जो मिडल लेयर है वो पैक्टिन की बनी हुई है एंड जो इनर लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, वो सेलुलर की बनी हुई है। इसमें क्या बात है, इस जो सेल वॉल है इसमें जो होता है फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। फिब्रिल्स जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उन फिब्रिल्स के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया जो मूवमेंट होती है ऑसिलेटोरिया में वो किस कारण होती है, जब जो सेल वॉल में जो फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें जो फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ ऑसिलेटोरिया। ओके, सो अब तक हमने पढ़ा था जो सेल वॉल है वो जो है, जो सेल है उसको डिफ्रेंशिएट किया गया था सेल वॉल में और प्रोटोप्लाज्म में। सेल वॉल का क्या था, सेल वॉल को तीन उसमें किया था, आउटर, मिडल एंड इनर लेयर में, जिसमें आउटर लेयर म्यूसिलेज की बनी हुई थी, जो मिडल लेयर था वो पैक्टिन की बनी हुई थी और जो इनर मोस्ट लेयर है वो बनी हुई थी हमारी सेलुलर। अब बात आती है प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म में 2 में डिवाइड हुए थे, ये है क्रोमोप्लास्ट एंड सेंट्रोप्लाज्म। इसको पेरिफेरल भी कहते हैं और इसको सेंट्रल बॉडी कहते हैं। सेंट्रल बॉडी जो होती है वो कलरलेस होती है, जबकि इसमें क्या है, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है। क्रोमेटोफोर का काम क्या होता है, कलर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो जो क्रोमेटोफोर है इट कंटेन्स थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है सच एज क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन एंड फाइकोबिलिन्स। तो ये हमें कलर प्रोवाइड करते हैं क्रोमेटोफोर। अब आती है बात सेंट्रोप्लाज्म की, सेंट्रल बॉडी। इसके अंदर इंसिपिएंट न्यूक्लियस है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब होता है जो न्यूक्लियस है उसके पास सेल वॉल नहीं है, क्रोमोसोम्स जो है वो ऐसे ही बिखरे हुए पड़े रहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इट इज ऑल्सो नोन एज गोनोपोर, ठीक है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस मतलब जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है न्यूक्लियस की, उसको हम क्या कहते हैं, गोनोपोर भी कहते हैं। मेन बात ये है इसमें कि राइबोसोम्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी जो है एब्सेंट होती है।
अभी मैंने आपको थैलस स्ट्रक्चर में बताया था एपिकल सेल जो होती है फ्री एंड पे होती है और जो वो राउंडेड या कॉन्वेक्स होती है। उसकी एक और बात है, एपिकल सेल जो है वो नॉन डिवाइडिंग सेल है। सो एपिकल सेल इज नॉन डिवाइडिंग सेल। सॉरी, नॉन डिवाइडिंग सेल। इसमें एक और कैरेक्टर आता है कि जो फूड रिजर्व मटेरियल है ऑसिलेटोरियम में, जो फूड जो रिजर्व होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च, ग्लोब्यूल्स एंड लिपिड्स। ठीक है। जो सेंट्रल बॉडी जो होती है हमारी, जो ओसिलेटोरिया की जो सेंट्रल बॉडी है, वो जो उसके पास जो होते हैं गैस वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ गैस वेसिकल्स। सो दीज आर द कैरेक्टर्स एंड दीज आर द स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑसिलेटोरिया। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स मूवमेंट। मूवमेंट कैसा होता है? इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट प्रेजेंट है, उसको हम क्रीपिंग मूवमेंट भी कहते हैं, और ओसिलेटोरियम मूवमेंट। सो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम इसमें मूवमेंट की बात करते हैं। मैंने बताया है ग्लाइडिंग मूवमेंट, या फिर हम इसको क्रीपिंग मूवमेंट भी कहते हैं। And the second one is oscillatory movement. इसमें क्या होता है? ग्लाइडिंग मूवमेंट में जो ट्राइकॉन्स होता है वो स्टिक होता है एक सरफेस पे, पर जो उसकी टिप है वो मूव करती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट और क्रीपिंग मूवमेंट। टिप जो होती है एक सरफेस पे अटैच्ड होती है, और जो इसकी टिप है वो आगे पीछे मूवमेंट करती है, क्रीप करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो होता है किसी विजिबल ऑर्गन के थ्रू नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑसिलेटरी मूवमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें जो मूवमेंट होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूसिलेज की वजह से होता है, विजिबल ऑर्गन की वजह से होता है, म्यूसिलेज की वजह से इसमें ऑसिलेटरी मूवमेंट होता है। जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं एट द एपेक्स ऑफ द ट्राइकोम, उसकी वजह से ये ऑसिलेटरी मूवमेंट होता है। याद रखना, ग्लाइडिंग मूवमेंट में हमें किसी विजिबल ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि ऑसिलेटरी मूवमेंट में हम सीलिया की वजह से, जो म्यूसिलेज होता है उसकी वजह से ये वाली मूवमेंट होती है। अब बात आएगी हमारी रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो टोटली एब्सेंट होता है, जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे मैंने रिप्रोडक्शन का भी बताया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होता है, जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन और होर्मोगोनिया के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होगा अगर हम कोई भी फिलामेंट है, अगर हम उसको कहीं से भी काट देते हैं, तो एवरी फिलामेंट, every cell having a capability to form a new filament। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। होर्मोगोनिया में क्या होता है? होर्मोगोनिया में मैंने अभी दिखाया था आपको सेपरेशन डिस्क, जिसमें मैंने बताया था कि जब एक या एक से ज़्यादा सेल्स जब डेड हो जाती हैं उसकी वजह से सेपरेशन डिस्क बनता है। तो फिर क्या हो गया, इस तरीके से सेगमेंट्स बन जाएंगे, इनको हम क्या कहेंगे? होर्मोगोनिया। जस्ट बिकॉज ऑफ सेपरेशन डिस्क
होर्मोगोनिया का फॉर्मेशन होता है और हर एक सेगमेंट के भी अंदर कैपेबिलिटी है एक न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन करना, एक न्यू थैलॉइड बॉडी का फॉर्मेशन करना। तो ये हमारी प्रोसेस थी, ओसिलेटोरिया के बारे में था। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को आकर बताएं, मेरे को कमेंट कर दीजिए जो भी आपको टॉपिक चाहिए होता है, और प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।